मित्रों नमस्कार। जैसा कि आज के फिर हम अपने वीडियो में लेकर उपस्थित हुए हैं यूपी टेट संस्कृत में तीसरा मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें मित्रों आज हम 30 प्रश्नों का फिर एक बार हल देखेंगे। तो देखिए मित्रों, इसमें पहला हमारा प्रश्न शुरू होता है। इसमें पहला प्रश्न है कि अभ्यांतर प्रयत्न होते हैं। यत्न माने मित्रों होता प्रयास, उसी को क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर होता है अभ्यांतर प्रयत्न और नंबर 2 पर होता है बाह्य प्रयत्न। मित्रों अभ्यांतर में 5 होते हैं और बाह्य में 11 प्रयत्न होते हैं। मित्रों कभी कभी यही प्रश्न पूछ लेता है कि प्रयत्न कितने होते हैं। तो यदि ये प्रश्न आए कि प्रयत्न कितने होते हैं तो मित्रों इसका उत्तर सही होगा 2, यानी प्रयत्न 2 होते हैं, एक अभ्यांतर एक बाह्य होता है। अभ्यांतर में 5 होते हैं। नंबर 1 पर आता है अस्पृष्ट, जिसको स्पर्श व्यंजन की नाम से जानते हैं। जैसा कि मित्रों कादियोमावसा नाम स्पर्शा, यानी का से लेकर के जो माँ तक होते हैं वही स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। और नंबर 2 पर आता है ईसत अस्पृष्ट, यानी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, या, वा, रा और ला। फिर मित्रों इसी के बाद आता है विपरीत आता है। विपरीत में सभी स्वर आते हैं, ह्रस्व को छोड़कर सभी स्वर। और नंबर 4 पर जो आता है उसको कहते हैं ईसत विपरीत। उसके अंतर्गत उस व्यंजन आते हैं जैसा कि सा और हा, यानी तीनों मित्रों सा होते हैं और हा जो होते हैं ये उस व्यंजन के नाम से जानते हैं जिसे ईसत विपरीत कहते हैं। फिर और नंबर 5 पर जो आता है उसे संवृत कहते हैं, जिसमें केवल ह्रस्व होता है। और बाह्य 11 होते हैं, संवार, विवार, श्वास, नाद, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, उदात, अनुदात, स्वरित। यही मित्रों जो होते हैं 11 ये बाह्य होते हैं, बाह्य प्रयत्न होते हैं। और अभ्यांतर में 5 होते हैं। तो मित्रों देखिए इसमें अगर 5 विकल्प में होगा तो वही सही होगा। देखिए इसमें अभ्यांतर प्रयत्न होते हैं। पहला विकल्प है 6 और दूसरा विकल्प है 4 और तीसरा यानी सी विकल्प है 5 और डी विकल्प है 9। यदि मित्रों स्वर की संख्या पूछा होता तो 9 होते। तो इसमें मित्रों इसलिए विकल्प कौन हमारा सही हो गया? सी, यानी अभ्यांतर प्रयत्नों की संख्या कितनी? 5 है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि चौर का उच्चारण स्थान है। चौर्ग का उच्चारण स्थान है, यानी मित्रों वर्ग 5 होते हैं। पहला कवर्ग होता है जिसका उच्चारण स्थान होता है कंठ, यानी अकुह विसर्जनीय नाम कंठा है। और दूसरा होता है ईचु यसा नाम तालु। अगला ऋतु रसा नाम मूर्धा। फिर अगला है ऋतु लसा नाम दंता। फिर अगला जो आता है उपु मध्यमान्य नाम ओष्ठा, यानी मित्रों वर्ग 5 होते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि चौर का उच्चारण स्थान है। तो इसका मित्रों उच्चारण स्थान यही होगा, यानी पूरे चौर का चा, छा, जा, झा और या, यानी मित्रों एक वर्ग में 5 अक्षर। तो 5 वर्ग को मिला करके जो 25 वर्ण होते हैं उसे स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो इसका मित्रों जो विकल्प होगा यानी चौर का उच्चारण स्थान का जो विकल्प सही होगा उसमें यानी ईच यसा नाम तालु होता है। तो मित्रों इस प्रकार से विकल्प कौन हमारा सही हो गया? पहला विकल्प सही हो गया। फिर अगला क्या है? दंत, यानी ऋतु लसा नाम दंता है। फिर अगला हकु विसर्जनीय नाम कंठा, यदि कौर्ग पूछा होता तो कंठ सही होता। फिर अगला है मूर्धा, ऋतु रसा नाम मूर्धा, यदि टौर पूछा होता तो मूर्धा सही, यानी चौथा विकल्प सही होता। फिर मित्रों देखिए इस प्रकार से हमारा ये दूसरा भी प्रश्न समाप्त हुआ। अब अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। तो मित्रों पहले से ही बता चुके, यानी कादियोमावसा नाम स्पर्शा, का से लेकर जो माँ तक होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं, जिनकी संख्या यानी मित्रों जब एक वर्ग में 5 अक्षर हुए तो 5 वर्ग को जब मिला देंगे तो 5 यानी 5 और 5 यानी 5 का गुणा 5 में कर देंगे तो 25 हो जाएगा। इसलिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। देखिए मित्रों पहला विकल्प हमारा 4 है, फिर दूसरे में 6 है, तीसरे में 11 है और जो चौथा यानी डी विकल्प है इसी में 25 है मित्रों। इसलिए कौन विकल्प सही हो गया? चौथा यानी डी विकल्प सही हुआ। फिर अगला देखिए मित्रों है कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण है।
अर्थात यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण है, ये देखिए मित्रों, यानी इसमें देखिए या, वा, रा और ला लिखा गया है। फिर अगला ई, उ, री, लरी है। फिर देखिए तीसरा, इसमें तीसरा विकल्प है आ, ई, उ। फिर अगला यानी चौथा विकल्प है आ, ई, उ, री और लरी। तो चलिए मित्रों हम देख लेते हैं यानी यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण हैं। अगर वही यण प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं तो वही विकल्प हमारा सही होगा। तो मित्रों देखिए प्रत्याहार बनाते समय पहला अक्षर और अंतिम अक्षर मिलाया जाता है। तो इसमें देखिए महेश्वर सूत्र पर चलेंगे तो हैवरट, हैवरट और अगला जो होगा सूत्र लड़। यानी जब मित्रों देखिए या कोड़ा से मिला दिए तो क्या बना, यण बन गया। क्या बना, यण बना। यानी इसके अंतर्गत या, वा, रा और ला, यही मित्रों देखिए जिस विकल्प में यही चार वर्ण होंगे वही सही होगा। तो मित्रों देखिए यण प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण जो हैं ये पहला विकल्प मित्रों हमारा सही होता है, यानी या, वा और रा तथा ला, ये सही हुए। फिर देखिए इस प्रकार से चौथा भी प्रश्न समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि लिख धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। यानी मित्रों देखिए लोट लकार में यही याद करने का यानी धातु रूप याद करने का ट्रिक है कि तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, आतम ता आनियाव हम। इसमें मित्रों जैसे पठ का चलाएंगे तो पठत पढ़ताम पठंतु, पठ पढ़तम पठत, पठानी पठाओ पठान। इसी प्रकार से मित्रों देखिए कौन सा होगा, आगे देखिए। देखिए मित्रों इसमें यानी लोट लकार में जैसे पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अगला है उत्तम पुरुष, एक वचन, फिर अगला है द्विवचन, फिर अगला जो आता है बहुवचन। इसमें देखिए मित्रों यानी तू ताम अंतु, फिर यहाँ है आ तम ता, फिर यहाँ होगा आनी, आनी, आव, आम। देखिए मित्रों यही हमारा यानी लोट लकार में धातु रूप याद करने का ट्रिक रहा। तो अब इसी में यदि पठ लगा देते हैं तो क्या बनेगा, अगर पठ लगा देंगे तो पठतु बनेगा। फिर यहाँ पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। अब देखिए मित्रों हम प्रश्न पर आते हैं। हमारा प्रश्न क्या है कि लिख धातु लोट लकार मध्यम पुरुष से एक वचन में रूप होगा। यानी मित्रों जो देखिए यहाँ आ लिखा गया है इसी में लिख जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, लिख बन जाएगा। यानी लिखत लिखताम लिखंतु, लिख लिख लिखत लिखतम लिखत, लिखान लिखाओ लिखा। मित्रों देखिए लिख जिसमें होगा यानी इसमें जिस विकल्प में लिख होगा मिलेगा वही विकल्प हमारा सही होगा। तो देखिए पहले में लिखा है लिखत, यानी मित्रों देखिए यह प्रथम पुरुष से एक वचन में रूप है। फिर अगला देखिए है लिखंतु लिखा है, प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप है। फिर अगला देखिए लिख लिखा है, मित्रों देखिए हमारा विकल्प सही हुआ। फिर अगला है लिखानी है, लिखानी यदि उत्तम पुरुष से एक वचन में होता तो यह विकल्प सही होता। इस प्रकार से देखिए मित्रों यानी पांचवें प्रश्न का विकल्प हमारा कौन सही हुआ, सी, यानी तीसरा विकल्प सही हुआ लिख। फिर अगला देखिए छठवां प्रश्न है कि ए, ओ, ऐ और औ किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें मित्रों हम फिर देख लेते हैं एक बार प्रत्याहार, यानी किस प्रत्याहार के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं और जिस प्रत्याहार के अंतर्गत ये वर्ण आएंगे वही विकल्प इसमें हमारा सही माना जाएगा। देखिए मित्रों इसमें यानी जब महेश्वर सूत्र पर हम चलेंगे तो देखिए यानी तीसरा सूत्र है ए ओंग, ए ओंग, फिर अगला है अयोच, अयोच। यानी देखिए मित्रों जब ए को चा से मिला देंगे तो क्या बनेगा, एच बन गया। और एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ गए, ए, ओ, ऐ और औ। ये देखिए मित्रों यानी चार वर्ण हमको मिले। कौन कौन मिले, ए, ओ, ऐ और औ, यही मिला मित्रों। यानी इसमें देखिए ए किस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आएंगे, एच प्रत्याहार। पहला देखिए मित्रों क्या विकल्प दिया है, एंग दिया है, फिर अगला दिया है एच दिया है, फिर अण दिया है, फिर अच दिया है। इसलिए मित्रों हमारा विकल्प कौन सही हो गया, दूसरा विकल्प सही हो गया। यानी ए, ओ, ऐ, औ किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो मित्रों ये आते हैं एच प्रत्याहार के अंतर्गत। फिर देखिए मित्रों अगला प्रश्न यानी सातवां प्रश्न है
कि गमिष्यावह किस धातु लकार पुरुष एवं वचन का रूप है। मित्रों यानी देखिए इसमें यानी गमिष्यावह में कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन। मित्रों इसमें बताना है, देखिए पहला विकल्प क्या दिया है कि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर अगला है विकल्प है कि लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। फिर अगला विकल्प है कि लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। फिर चौथा जो विकल्प है ये है लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। मित्रों देखिए यानी धातु रूप याद करने का ट्रिक यानी लिट लकार में ये होता है कि इस्यति इस्यता इस्यन्ति इस्यस इस्यथः इस्यथ इस्यामि इस्यावः इस्यामा। मित्रों देखिए यानी इसमें देखिए इस्यावह मिला है इसलिए यानी देखिए जब गम धातु है, गम धातु में इस्यावह जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, गमिष्यावह बनेगा। अर्थात इसमें मित्रों विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यानी लिट लकार जो यानी जिसको हिंदी में भविष्यत काल के नाम से जानते हैं, इसलिए मित्रों इसमें कौन विकल्प हमारा सही हो जाएगा, डी यानी लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में। यानी मित्रों जब यानी इसका रूप चलाएंगे तो गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति गमिष्यस गमिष्यथा गमिष्यथ और गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। यानी मित्रों इसमें देखिए लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में यह रूप सही होगा। तो इसलिए विकल्प हमारा इसमें कौन सही हो गया, डी यानी चौथा विकल्प सही हो गया। फिर मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यानी 8वां प्रश्न है कि वृक्षात पत्राणि पतन्ति में विभक्ति है। यानी मित्रों जब देखिए कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, अर्थात जहां पर अलग होने का भाव होता है उसमें पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक होता है। इसमें मित्रों एक सूत्र है कि ध्रुवम पाय अपादाने पंचमी, यानी जहां से कोई वस्तु अलग हो उसमें पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो इसमें मित्रों देखिए वृक्षात पत्राणि पतन्ति, इसमें पंचमी विभक्ति विकल्प में देखिए दूसरा विकल्प दिया है, इसलिए विकल्प कौन सही हो जाएगा, दूसरा यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर मित्रों देखिए अगला यानी 9वां प्रश्न है कि सह जटाभितापसः प्रतीयते में विभक्ति है। यानी इसमें भी मित्रों देखिए यानी तृतीय विभक्ति में एक सूत्र है कि इत्थम्भूत लक्षणे तृतीया, यानी जिस गुण से कोई लक्षण का पता चलता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी वह जटाओं से तपस्वी जान पड़ता है, मालूम पड़ता है। तो इसलिए मित्रों देखिए इसमें कौन विकल्प सही हो जाएगा, तृतीया, यानी पहला विकल्प हमारा सही हो गया क्या, तृतीया। फिर अगला देखिए मित्रों यानी 10वां प्रश्न है कि कटहल को संस्कृत में कहते हैं। कटहल को मित्रों देखिए चाहे सब्जी का नाम, चाहे रिश्तों का नाम, चाहे फल का नाम, चाहे फूल का नाम, चाहे जानवरों का नाम, चाहे पक्षियों के नाम में से एक प्रश्न जरूर आता है। तो मित्रों देखिए इसमें यानी सब्जी पूछा है कि कटहल को संस्कृत में क्या कहते हैं। इसमें देखिए पहला क्या लिखा है, आलूकाह। आलूकाह माने मित्रों होता है आलू। फिर अगला दिया है वृंताकम। वृंताकम माने होता है बैगन। फिर अगला यानी तीसरा जो सी विकल्प दिया है इसमें दिया है अलाबू। अलाब माने मित्रों होता है कद्दू। फिर अगला जो देखिए डी विकल्प दिया है, डी यानी चौथे विकल्प में दिया है पंसम। पंसम माने मित्रों होता है कटहल। तो ये हमारा विकल्प कौन सही हो जाएगा, डी यानी पंसम। संस्कृत में पंसम जो होता है संस्कृत शब्द होता है, इसी को हिंदी में कटहल के नाम से जानते हैं। अर्थात कटहल को संस्कृत में पंसम के नाम से जानते हैं, पंसम कहते हैं। फिर मित्रों देखिए हमारा अगला प्रश्न है यानी 11वां प्रश्न है कि 49 को संस्कृत में कहते हैं। यानी मित्रों जो 49 गिनती होती है, गिनती भी एक आती है, तो 49 को संस्कृत में देखिए क्या कहते हैं। विकल्प में देखिए पहला विकल्प है कि एकोन चत्वारिंशत्। मित्रों चत्वारिंशत् माने होता है 40 और एक माने एक, ना माने नहीं। अर्थात एक नहीं किसमें, 40 में एक जब कम हो जाएगा तो कितना होगा, 39। इसलिए यह विकल्प हमारा गलत हुआ। फिर अगला देख लेते हैं। अगला यानी बी विकल्प में है ऊन चत्वारिंशत्। ऊन माने भी मित्रों कम होता है, चत्वारिंशत् माने 40 में, 40 में एक कम होगा तब भी क्या होगा, 39 ही कहेंगे। फिर अगला भी विकल्प हम देख लेते हैं। अगला विकल्प हमारा है कि एकोन 50। मित्रों 50 माने होता है 50 और एक माने एक, ना माने नहीं। अर्थात 50 में एक नहीं होगा तो वही क्या होगा, 49 कहेंगे। फिर अगला लिखा है इनमें से सभी। अर्थात मित्रों इसमें विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा।
यानी 49 को संस्कृत में क्या कहते हैं मित्रों? चाहे देखिए 49 मिले तब भी विकल्प सही होगा, 49 मिले तब भी विकल्प सही होगा, या 9 मिले यानी 9 में 40 जोड़ देंगे तब भी मित्रों कितना होगा? तब भी 49 होगा। इसलिए हमारा विकल्प कौन सही हुआ? सी, यानी 49 विकल्प सही हुआ। फिर अगला देखिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है कि पठनम में प्रकृत प्रत्यय है। पठनम में मित्रों जैसे देखिए जब मां पर हलंत होता है तो अल्युट प्रत्यय होता है। तो इसमें देखिए पहला विकल्प क्या दिया? अक्त्वा, जिसमें मित्रों त्वा करके आया हुआ अक्त्वा प्रत्यय, जैसे पीत्वा, खादित्वा, लिखित्वा, हसित्वा, इसमें क्या होगा? यानी अक्त्वा प्रत्यय होगा। फिर आगे देखिए अक्त लिखा है, यानी जब ता लिख के विसर्ग होता है, जैसे पीता, गता, लिखता, ये जब होता है तो उसमें अक्त प्रत्यय होता है। फिर अगला देखिए लुट दिया है, यानी मित्रों जैसे पठनम, गमनम, लिखनम, हसनम, ये सब जो आते हैं उसमें यानी लुट प्रत्यय होता है। तो इसमें देखिए पठनम मिला है, तो इसलिए मित्रों इसमें विकल्प कौन सही हो जाएगा? यानी सी होगा। फिर अगला भी देख लेते हैं, अनियर लिखा है, यानी मित्रों जब अनी करके शब्द आए तो उसमें अनियर प्रत्यय होता है, जैसे पठनी, गमनी, लेखनी, ये होता है। फिर मित्रों इस प्रकार से देखिए इसमें विकल्प कौन सही हो जाएगा? सी, यानी पठनम में प्रकृत प्रत्यय है, तो मित्रों पठनम में जो प्रकृत प्रत्यय है यह लुट प्रत्यय है। इस प्रकार से मित्रों देखिए ये प्रश्न। फिर देखिए मित्रों अगला यानी 13वां प्रश्न क्या है? 13वां प्रश्न ये है कि पितरों में समास है। मित्रों देखिए यानी जो द्वंद्व समास होता है इसमें यानी दोनों पद उभय पद प्रधानो द्वंद्वा, यानी जिस समास में दोनों पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। यानी पितरों देखिए पितरों का समास विग्रह करेंगे तो माता च पितश्च होगा मित्रों इसका, यानी माता और पिता जहाँ पर और शब्द आता है वह द्वंद्व समास होता है। तो इसमें देखिए द्वंद्व दिया पहला। अगला दिगु है। दिगु का मतलब मित्रों जिस समास में संख्या यानी पूर्व पद संख्या हो, संख्यावाचक हो और उत्तर पद प्रधान हो वह द्विगु समास होता है, जैसे पंचवटी हो गया, त्रिभुज हो गया, तिरंगा हो गया, त्रिभुवन हो गया। फिर अगला है अव्ययी भाव समास, यानी जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसमें अव्ययी भाव समास होता है मित्रों, यानी जहाँ पर यथा, प्रति, आ, अन, उप, अनु आदि ये शब्द दिखाई दे उसमें अव्ययी भाव समास होता है। फिर अगला देखिए कर्मधारय है। कर्मधारय मित्रों यानी विशेषणम विशेषण बहुलम, यानी विशेषण और विशेष की बहुलता होती है, यानी जिस समास में पूर्व पद विशेषण या विशेष हो अथवा उपमान यानी पूर्व पद उपमान और उत्तर पद उपमेय हो उसमें कर्मधारय समास होता है। तो मित्रों इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? विकल्प ए, यानी द्वंद्व समास। यानी पितरों में समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास। जैसे मित्रों हरिहरौ, राम लक्ष्मणौ, कृष्ण अर्जुनौ, सीतारामो, इसमें मित्रों जैसे जब ये शब्द आए औ की मात्रा वाले जब शब्द आते हैं तो उसमें द्वंद्व समास होता है। फिर मित्रों देखिए इसमें अगला प्रश्न यानी 14वां प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि पा धातु में अक्त्वा प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है। तो देखिए इसमें पा धातु में अक्त्वा मित्रों जहाँ पर त्वा आ जाता है वही अक्त्वा प्रत्यय होता है। इसमें देखिए पहला पीबन है, यानी सत्र प्रत्यय जहाँ पर ना लिखकर हलंत हो, जैसे पीबन, गच्छन, लिखन, पठन, हसन, ये इसमें जब मित्रों पूछा जाए तो सत्र प्रत्यय होता है। और जहाँ पर तुम शब्द आ जाए उसमें तुमुन प्रत्यय होता है, जैसे पातुम, खात्युम, लिखतुम, हस्तुम, ये सब जब आए तो उसमें तुमुन प्रत्यय होता है। फिर अगला देखिए दिया यानी तीसरा विकल्प क्या है? पीत्वा, यानी मित्रों पा धातु में जब अक्त्वा प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा पीत्वा। फिर अगला देखिए लिखा है पानीयम। पानीयम में मित्रों अनियर प्रत्यय है, इसलिए हमारा विकल्प कौन सही हो गया इसमें? तीसरा, यानी पा धातु में अक्त्वा प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है तो वह रूप बनता है पीत्वा। फिर मित्रों देखिए इसमें अगला यानी 15वां प्रश्न है कि राजपुत्रा में समास है। राजपुत्रा यानी मित्रों जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है। यानी मित्रों तत्पुरुष दो होते हैं, एक समानाधिकरण तत्पुरुष, एक व्याधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण में पहला कर्मधारय और दूसरा द्विगु होता है, और व्याधिकरण जो तत्पुरुष होता है उसमें मित्रों सभी विभक्तियाँ आती हैं, यानी कारक संस्कृत में 6 होते हैं, वही कारक इसमें प्रयोग किया जाता है।
तो राजपुत्रा में समास, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा राज्ञः पुत्रः, यानी राजा का पुत्र। यानी मित्रों देखिए का किस विभक्ति का चिन्ह है या विभक्ति का चिन्ह है, यानी कारक का चिन्ह है, तो मित्रों है संबंध कारक का चिन्ह है, यानी षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। इसका चिन्ह होता का की के रारी रे नानी ने। यानी मित्रों देखिए जब राज्ञः पुत्र आ गया यानी राजा का पुत्र, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी षष्ठी जो तत्पुरुष है वही हमारा क्या विकल्प हो जाएगा, सही। मित्रों यानी इसमें 15 वाला जो प्रश्न है 15 नंबर वाला, उसमें विकल्प कौन सही हो गया, दूसरा, यानी षष्ठी तत्पुरुष। फिर देखिए 16वां प्रश्न क्या है कि संस्कृत में स्वर होते हैं। मित्रों संस्कृत में स्वर यदि आए तो स्वर 9 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, और जो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं उन्हें व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिए मित्रों, यानी स्वर में संस्कृत में स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, तो अच प्रत्याहार में जब चलेंगे तो अयुण होगा, रिलरिक होगा, ये ओम होगा, और चौथा जो आएगा अयौच होगा। यानी मित्रों जब हर शब्द का अंतिम अक्षर छोड़ देंगे, आ को चा से मिला देंगे तो अच बनेगा, यानी अच प्रत्याहार बन जाएगा। तो हर शब्द का जब अंतिम अक्षर छोड़ देंगे तो उसके अंतर्गत उसके जो पहले वाले वर्ण होंगे वो मित्रों जब वर्ण गिने जाएंगे तो उसमें 9 आते हैं, यानी अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 वर्ण आते हैं जिन्हें स्वर के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिए मित्रों, यानी संस्कृत में स्वर होते हैं तो पहला विकल्प सही होगा 9, यानी संस्कृत स्वरों की संख्या कितनी है, 9 है। और मित्रों यदि पूछा जाए कि संस्कृत में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 है जो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला विकल्प देखिए, यानी अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है कि राम शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा। यानी मित्रों जब रूप चलाएंगे, राम का रूप चलाएंगे, यानी रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, और रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, फिर रामात राम रामाभ्याम रामेभ्यः, फिर रामस्य रामयो रामा राम। यानी मित्रों जब राम या नाम आए, किसी शब्द के पीछे राम या नाम आए तो वह षष्ठी का बहुवचन होता है। तो इसमें देखिए राम शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा, तो पहले दिया रामस्य, यानी षष्ठी का अगर एक वचन पूछा होता तो पहला विकल्प सही होता। फिर अगला दिया रामेण, अगर तृतीय विभक्ति एक वचन का पूछा होता तो ये विकल्प बी सही होता। फिर अगला देखिए यदि पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप पूछा होता तो रामात होता। फिर देखिए मित्रों इसमें अगला क्या दिया है, रामाराम दिया है, यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा रामाराम। इसलिए मित्रों हमारा विकल्प इसमें कौन सही हो गया, चौथा, यानी चौथा का मतलब डी विकल्प हमारा सही हो गया। फिर देखिए इसमें 18वां प्रश्न है कि यद्यप किस संधि का उदाहरण है। यानी मित्रों यद्यप में कौन सी संधि है, तो चलिए हम इसका पहले संधि विच्छेद देख लेते हैं, उसके बाद जो इसमें नियम लागू होगा वही इसमें विकल्प, यानी वही जिस संधि में नियम लागू होगा वही इस विकल्प में जो संधि दिया होगा वही संधि सही होगा, अर्थात वही विकल्प सही होगा। तो चलिए देखिए मित्रों, यानी जब यद्यप का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा यदि धन अपि। अब देखिए मित्रों धन से पहले क्या है, हरस्वी है, और आगे आसमान स्वर यानी आ आया है, इसलिए ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। और मित्रों देखिए इसका हम वर्ण विच्छेद भी दिखा देते हैं, या हुआ, फिर जब स्वर इसमें निकला आधा दा हुआ, धन ई, फिर आगे आ, फिर आधा पा, धन ई, ये मित्रों हुआ। फिर इसको और जब छोटा करेंगे तो या होगा, धन आधा दा होगा, और ई के बाद देखिए आसमान स्वर है इसलिए ई का या हो जाएगा, आगे आ, फिर आधा पा, धन ई। अब मित्रों इसी में हम शब्द बना देते हैं, यानी देखिए यहाँ या पूरा होगा, और द्या, यानी देखिए द्या है, आधा दा है, फिर धन है, फिर या है, फिर आ है। जब यह स्वर इसमें मिलेगा तो पूरा या हो जाएगा, और जब आधा दा और या मिल जाएंगे तो मित्रों क्या हो जाएगा, द्या हो जाएगा, यानी यहाँ तक द्या हो गया। फिर पा के बाद जब स्वर सामने है वही स्वर जब इसमें मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यद्यपि। यानी मित्रों यदि धन अपि बराबर क्या हो जाएगा, यद्यपि। यही मित्रों नियम किस संधि में लागू होता है, किस संधि में या नियम लगता है या लगता है नियम, तो यण संधि में नियम लगता है। मित्रों यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि, यानी जब इक प्रत्याहार के बाद कोई भी आसमान स्वर आए तो इक का यण हो जाता है, यानी ई का या, उ का वा, री का रा और ली का ला हो जाता है। इसलिए मित्रों हमारा इसमें विकल्प कौन सही होगा, पहला विकल्प यानी यण।
यद्यप किस संधि का उदाहरण है, तो वह है यण संधि का उदाहरण है। फिर देखिए मित्रों, यानी अगला अर्थात 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न ये है कि नद्याम किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। यानी मित्रों इसका अर्थ यही है कि जो नदी शब्द है, नदी शब्द का जो नद्याम रूप बना है वह किस विभक्ति और किस वचन में है। मित्रों यही इसमें यानी विकल्प में अलग करना है, यानी विकल्प सही करना है। तो चलिए देखिए, यानी देखिए ये पहला विकल्प जो दिया है सप्तमी विभक्ति एक वचन, फिर दूसरा यानी बी विकल्प दिया है कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन, फिर अगला दिया है यानी तीसरा जो विकल्प है प्रथमा विभक्ति एक वचन, फिर चौथा यानी जो डी विकल्प है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में रूप है। तो मित्रों इसमें नदी का रूप चलाना पड़ेगा। तो नदी का रूप होता है नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदीः, फिर नद्या नदीभ्याम नदीभिः, फिर नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, फिर नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, फिर जो षष्ठी में होता है उसमें भी होता है कि नद्या नदो नदी नाम, फिर अगला यानी सप्तमी में जो होता है वह होता नद्याम नदो नदीसु। तो मित्रों देखिए जब नद्याम हमको मिल गया यानी वही विकल्प सही हो जाएगा। क्या विकल्प सही होगा? नद्याम में जो भी विकल्प सही होगा वह मित्रों पहला विकल्प होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला यानी 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न है कि निम्न में विसर्ग संधि है। इसमें मित्रों देखिए जो चार विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में कौन विकल्प सही है संधि विच्छेद देखिए। इसमें नदीसा जो दिया है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नदी धन ईसा होगा, यानी दीर्घ ही के बाद दीर्घ ही आएगा तो दीर्घ होगा, तो इसलिए कौन संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी अर्थात स्वर संधि होगा। फिर अगला देखिए यानी इसलिए विकल्प गलत हुआ। फिर बी विकल्प जो दिया है जलौघा दिया है, यानी जल धन ओघा कर देंगे तो जलौघा हो जाएगा, यानी हर स्व आ के बाद ओ आया इसलिए दोनों का औ हो गया। ये मित्रों नियम होता है वृद्धि संधि में होता है, इसलिए ये भी विकल्प गलत हुआ। फिर अगला देखिए तीसरा यानी सी विकल्प में दिया है तल्लीना। मित्रों जब तत् धन लीना कर देंगे यानी धन से पहले ता होगा और बाद में ला आया, यानी जब तौर के बाद ला आए तो तौर का ला हो जाता है। तो यहाँ जो जब इसका संधि विच्छेद कर देंगे यानी तत् धन लीना कर देंगे बराबर हो जाएगा तल्लीना, यानी मित्रों या लत्तु अर्थात तोरली संधि चाहे कहिए चाहे लत्तु संधि कहिए, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर अगला यानी चौथा विकल्प देखिए, यानी मित्रों तीसरा भी विकल्प गलत हुआ तो चौथा विकल्प भी देख लेते हैं। चौथा विकल्प देखिए दिया है कि नमस्ते, जब मित्रों इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो हो जाएगा नमः धन ते, नमः धन ते, यानी देखिए मित्रों धन से पहले विसर्ग और विसर्ग से पहले ह्रस्व आ और बाद में ता आया है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा। यहाँ आदेश सा होगा फिर आगे ते होगा, तो सा के बाद देखिए जब व्यंजन आया इसलिए यहाँ आधा हो गया, आधा का मतलब स्वरयुक्त तो नहीं रहा, तो क्या मिला मित्रों? नमस्ते मिला। अर्थात इसमें जो विकल्प हमारा सही होगा कौन विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प डी, यानी देखिए क्या होगा नमस्ते का संधि विच्छेद यानी नमादंते होगा। और पूछा प्रश्न क्या है कि निम्न में विसर्ग संधि है, तो यही नमस्ते जो है इसी में मित्रों विसर्ग संधि है, अर्थात यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर अगला देखिए 21वां प्रश्न है कि अव्यय शब्द है। मित्रों आ माने नहीं, बे माने खर्च करना, अर्थात जिसको खर्च ना किया जाए उसे अव्यय कहते हैं। और इसमें देखिए अव्यय शब्द किसे कहते हैं? यानी जिस शब्द के लिंग पुरुष वचन एवं काल में कोई परिवर्तन ना किया जा सके उसे अव्यय के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिए मित्रों पहला विकल्प क्या है? अहम दिया गया है, यानी अहम माने होता मैं, ये सर्वनाम है। फिर अगला देखिए तुम लिखा गया है, तुम भी मित्रों तुम माने तुम, ये भी सर्वनाम है। फिर इसमें देखिए रामा लिखा गया है, राम भी यानी शब्द है, प्रथम पुरुष है। और फिर देखिए यानी संज्ञा है। और सी जो विकल्प दिया है अत्र, अत्र माने होता मित्रों यहाँ, यही हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी अव्यय शब्द कौन है? तो अव्यय शब्द अत्र है। फिर अगला देखिए मित्रों 22वां प्रश्न है कि सुबंधु की रचना है। इसमें मित्रों देखिए जो चार विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में जो रचना होगी वही इनकी रचना मानी जाएगी। तो देखिए इसमें यानी सुबंध की कौन सी रचना है? इसमें देखिए पहला विकल्प दिया है मेघदूत। मेघदूत मित्रों यानी महाकवि कालिदास की 7 रचनाएं हैं। उन्होंने 2 खंड काव्य जिसको गीत काव्य के भी नाम से जाना जाता है
एक ऋतु संहार और एक मेघदूत है, जो मेघदूत यहाँ लिखा भी गया है, इसलिए ये विकल्प गलत हुआ। फिर अगला देख लेते हैं, वासदत्ता लिखा गया है। मित्रों वासदत्ता इन्हीं की रचना है। फिर अगला भी देख लेते हैं, लिखा गया है स्वप्नवास दत्ता। जब मित्रों देखिए स्वप्नवास दत्ता होगा तो वह रचना होगी महाकवि भास की। फिर अगला देखिए जो चौथा डी विकल्प लिखा गया है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के मित्रों रचनाकार अर्थात लेखक इसके हैं भरत मुनि जी की यह रचना है। तो जब देखिए मित्रों वो स्वप्नवास दत्ता आएगा तो यह महाकवि भास की रचना होगी। जब केवल वास दत्ता पूछा जाएगा विकल्प में, जैसे देखिए प्रश्न आ जाए कि वास दत्ता किसकी रचना है, तो यह होगी सुबंधु की। तो मित्रों इसलिए इसमें विकल्प कौन सही हो गया, बी विकल्प, यानी दूसरा विकल्प सही हो गया क्या कि सुबंधु की रचना है। तो मित्रों इसमें विकल्प क्या हो गया, वास दत्ता। फिर अगला देखिए 23वां प्रश्न है कि राजतरंगिणी के रचनाकार हैं, यानी राजतरंगिणी रचना है, इसके रचनाकार अर्थात इसके लेखक कौन है। इसमें देखिए मित्रों विकल्प में क्या है, पहले देखिए कल्हड़ दिया है, फिर भवभूत दिया है। मित्रों पहले हम इधर देख लेते हैं, अगर इनमें से जो लेखक हैं जो रचनाकार हैं अगर इनकी रचनाओं में यह रचना आती है तब तो इनका नाम होगा, नहीं तो जो विकल्प दिया है वही होगा पहला। तो भवभूत क्या देख लेते हैं। भवभूत के मित्रों 3 नाटक हैं, एक मालती माधव है, उत्तर रामचरितम है, फिर महावीर चरितम है। इसलिए मित्रों भवभूत यानी बी विकल्प गलत हुआ। फिर तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा देखिए मित्रों है वरदराज आचार्य। मित्रों इन्होंने जो इनकी रचनाएं हैं, पहली रचना इनकी है सार सिद्धांत कौमुदी, दूसरी रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी, और जो तीसरी रचना है वह मध्य सिद्धांत कौमुदी। अर्थात मित्रों इनके तीनों रचनाओं में से कोई रचना नहीं है, इसलिए भी विकल्प गलत हुआ। फिर अगला भी देख लेते हैं। अगला देखिए मित्रों भर्तृहरि जी की हैं, यानी इनका नाम है, इनकी रचनाएं मित्रों है जैसे देखिए नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक भर्तृहरि जी की रचना है। तो मित्रों जब इनकी रचनाओं में जो तीनों कवि का नाम यहाँ पर लिखा गया, जब इनके रचनाओं में यह रचना नहीं मिली तो जो पहला विकल्प है कल्हड़। मित्रों कल्हड़ की रचना कौन सी है, राजतरंगिणी, इसलिए विकल्प कौन सही हो गया, ए, यानी राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है, तो मित्रों इसके रचनाकार हैं कल्हड़ जी हैं। फिर देखिए अगला यानी 24वां प्रश्न क्या है। 24वां प्रश्न है कि वैशाख नंदन का अर्थ है, यानी मित्रों वैशाख नंदन संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा। इसमें देखिए पहला विकल्प है हाथी। हाथी को मित्रों कुंजर भी कहते हैं और गजह भी कहते हैं, इसलिए विकल्प सही नहीं हुआ। फिर अगला देखिए शेर दिया है, सिंह माने शेर होता है। फिर अगला देखिए दिया है बंदर, बंदर को संस्कृत में वानरः कहते हैं। फिर देखिए मित्रों जो अगला विकल्प यानी डी विकल्प दिया है गदहा। मित्रों इसी गदहा का जो हिंदी संस्कृत में नाम होता है वैशाख नंदन भी होता है, खर माने भी गदहा होता है और गर्दभ माने भी मित्रों गदहा होता है। यानी मित्रों चाहे आपको खर मिल जाए तब भी वह गदहा का अर्थ हो, यानी गदहा को ही संस्कृत में खर कहते हैं, गर्दभ भी कहते हैं और वैशाख नंदन भी कहते हैं। इसलिए मित्रों 24वां जो प्रश्न है इसका विकल्प कौन सही हो जाएगा, डी, यानी कौन विकल्प सही हो गया, गदहा। यानी वैशाख नंदन को किस नाम से जानते हैं, यानी उसका वैशाख नंदन का अर्थ क्या होता है, गदहा। इस प्रकार से देखिए मित्रों 24 प्रश्न। फिर मित्रों देखिए अगला प्रश्न है, यानी 25वां प्रश्न क्या है कि प्रत्येक में उपसर्ग है। प्रत्येक में मित्रों देखिए कौन सा उपसर्ग है, जैसा कि उपसर्ग 22 होते हैं, संस्कृत मित्रों 22 उपसर्ग होते हैं और हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं। देखिए यानी प्रत्येक में उपसर्ग है, जब मित्रों इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो हो जाएगा प्रतिधन 1, अर्थात उपसर्ग कौन सा निकल जाएगा, प्रति होगा। आगे दिया परि दिया है, प्र दिया है, पर भी दिया है, तो मित्रों इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प ए, यानी प्रतिधन 1 कर देंगे तो प्रति उपसर्ग आपका हो जाएगा। फिर देखिए यानी इस प्रकार से 25वां प्रश्न समाप्त हुआ। अगला यानी 26वां प्रश्न है कि तेन पुस्तकम पठ्यते में वाच्य है। मित्रों जब देखिए कर्ता को तृतीय विभक्ति में लिखा जाए तो वह कर्मवाच्य होता है, यानी तेन माने उसके द्वारा, सा का तेन हुआ है, तेन पुस्तकम पठ्यते यानी उसके द्वारा किताब पढ़ी जाती है। तो मित्रों यह जो होगा यह वाच्य होगा, यह कर्मवाच्य हो जाएगा। यानी मित्रों जब देखिए कर्ता को तृतीय विभक्ति में लिखा जाए तो वह
वाच्य कौन सा वाच्य कहलाता है? कर्मवाच्य कहलाता है। तो मित्रों देखिए इसमें कौन विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प सी। यानी पहला दिया है, कौन विकल्प दिया था? यानी पहला विकल्प भाववाच्य, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य, फिर अगला है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों फिर देखिए इस प्रकार से भी प्रश्न समाप्त हुआ। फिर अगला देखिए प्रश्न है 27वां प्रश्न क्या है कि सच्चित का संधि विच्छेद होगा। यानी मित्रों सच्चित में कौन संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें देखिए विकल्प क्या है? सच धन चित दिया है, फिर आगे सत धन चित दिया है, फिर दिया है सत धन चित दिया है, फिर सति धन चित दिया है। तो मित्रों पहले हम इसका संधि विच्छेद ही देख लेते हैं। यानी देखिए जब इसका संधि विच्छेद करेंगे मित्रों यह है अच्युत संधि है। यानी जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सत धन चित। इसका नियम ये होता है कि यदि तौर के बाद चवर्ग आए तो तौर का क्या हो जाता है? चवर्ग हो जाता है। अर्थात मित्रों तौर का जिस स्थान का वर्ण होता है उसके बाद यदि चवर्ग आए तो चवर्ग का अपना यानी जो तौर का अक्षर आता अपना स्थान चवर्ग का ही लेकर आता है। अर्थात तौर का जिस नंबर का वर्ण होता है उसके स्थान पर चवर्ग का उसी नंबर का वर्ण आता है। तो देखिए मित्रों यानी धन से पहले तौर का पहला अक्षर और बाद में चवर्ग आया है, इसलिए यह जब तौर का चवर्ग में चला जाएगा तो तौर का पहला ता है तो चवर्ग का पहला क्या आएगा? चाल आएगा। तो यहाँ हो जाएगा चा धन चित। अब देखिए मित्रों चा के बाद स्वर एक व्यंजन है, इसलिए यह हो जाएगा सच्चित। यानी सत धन चित बराबर क्या हो जाएगा? सच्चित। मित्रों देखिए किस विकल्प में हमको मिला, अगर जिस विकल्प में यही होगा वही सही होगा। तो देखिए मित्रों सच धन चित दिया ये तो गलत है। फिर देखिए सत धन चित ये विकल्प सही है। फिर अगला भी देख लेते हैं। देखिए मित्रों इसमें भी सत धन चित दिया है लेकिन यहाँ पर हलंत नहीं, इसलिए यह विकल्प गलत है। फिर अगला देखिए सति धन चित दिया था ये तो एकदम गलत है, इसलिए विकल्प कौन सा सही हुआ? यानी 27वां प्रश्न का विकल्प सही हुआ बी सत धन चित। फिर देखिए मित्रों यानी 27वां प्रश्न समाप्त हुआ। फिर अगला है 28वां प्रश्न है। 28वां प्रश्न में क्या है कि संस्कृत में पुरुष होते हैं। मित्रों संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कारक मित्रों 6 होते हैं और विभक्तियां 7 होती हैं। तो इसमें देखिए संस्कृत में पुरुष होते हैं 3, यही मित्रों विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही, यानी 3 पुरुष होते हैं। फिर देखिए मित्रों यानी 29वां प्रश्न है। 29वां प्रश्न ये है कि कादम्बरी कथा का नायक है। कादम्बरी कथा का नायक कौन है? इसमें देखिए मित्रों बाणभट्ट जी के द्वारा रचित या उनके द्वारा यानी नाटक है ये कादम्बरी, और यानी इसके रचनाकार महर्षि यानी महाकवि बाणभट्ट जी की 2 रचनाएं, एक कादम्बरी एक हर्षचरित। देखिए मित्रों यानी कादम्बरी का जो नायक है वह चंद्रापीठ है, और यदि इसी के स्थान पर दिया होता यानी कादम्बरी कथा की नायिका यदि दिया होता तो इसमें मित्रों हमको कौन सा विकल्प करना पड़ता? तो उसमें यदि नायिका पूछे तो कादम्बरी स्वयं है, यदि नायक पूछे तो मित्रों उसका नायक क्या होगा? चंद्रापीठ। तो मित्रों इस प्रकार से देखिए विकल्प कौन सही हो जाएगा? पहला विकल्प चंद्रापीठ, यानी कादम्बरी का नायक कौन है? चंद्रापीठ है। फिर आगे देखिए वैशंपायन है, फिर हरित है, पुंडरीक है। वैशंपायन मित्रों उसका जो मित्र था, और फिर हरित जावालिस का पुत्र, फिर पुंडरीक श्वेतकेतु और लक्ष्मी का पुत्र। इसलिए मित्रों देखिए 29वें प्रश्न का विकल्प कौन सही हुआ? पहला विकल्प यानी जो चंद्रापीठ है यही विकल्प सही हुआ। फिर मित्रों देखिए 30वां प्रश्न अर्थात आज का मित्रों अंतिम प्रश्न है कि भारत में देवभाषा किसे कहा गया है? मित्रों देवभाषा के नाम से किस भाषा को जाना जाता है? तो वह भाषा है संस्कृत भाषा। यानी देव माने देवताओं की, भाषा माने भाषा या वाणी को, यानी देवताओं की भाषा को किस भाषा के नाम से जानते हैं? तो जानते हैं संस्कृत के। तो मित्रों देखिए यानी भाषा का जब क्रम पूछे तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अगर अवहट्ट दिया है तो अवहट्ट, नहीं तो अगर हिंदी दिया है तो मित्रों यही भाषा का क्रम होता है। यानी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी जो होता है यही मित्रों भाषाओं का क्रम है। तो इसमें भारत में देवभाषा किसे कहा गया है? तो मित्रों इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा क्या? संस्कृत भाषा। इस प्रकार से देखिए मित्रों आज के हमारे 30 प्रश्न समाप्त हुए। अब सभी को धन्यवाद।